देखिए बेटा, सबसे पहले हम अभी ये जो पेपर 1 में जो चैप्टर्स है जो अभी 12th के सिलेबस में आपको दिया था, तो उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पर अभी जो नई टेक्स्ट बुक आई है 12th स्टैंडर्ड की, उसमें इस चैप्टर का नाम सिर्फ सॉल्यूशंस रखा हुआ है, सॉल्यूशंस, और उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्किप कर दिया है। पर उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा बहुत जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कॉन्सेप्ट अभी भी रिमेंस है। तो सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है उन्होंने। एनसीईआरटी के आधार पर स्टेट बोर्ड का किताब बनाने का प्रयास किया है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए कि वो एनसीईआरटी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पर अभी हम इस चैप्टर का जो प्रिपरेशन करेंगे वो एनसीईआरटी प्लस अपना स्टेट बोर्ड बेस करेंगे, जिससे आपका नीट, जेई और एमएसटी सीईटी तीनों एग्जाम आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशंस? सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत इसमें इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उससे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आपको पता है बेटा कि जो अपने जीवन की शुरुआत हुई है वो पानी से हुई है, बराबर है? पानी में हमारा जीवन की शुरुआत हुई है। हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी है हमारे जीवन के लिए, बराबर है? और जो सबसे पहली लाइफ एग्जिस्ट हुई वो वाटर में हुई है। तो वाटर में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट, बराबर है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह, ये भी क्या होते हैं, डिजॉल्व स्टेट में रहते हैं। और उन सब से सबसे पहला क्या बना, जीव बना, जिससे ये सब जीव सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपको पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्यूशन में व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन, ये सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। तो सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन कैसे बना? तो हम देखेंगे कि जब आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर इसमें यानी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो उसको आप क्या बोल रहे हो, सॉल्यूट। जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो जिस चीज़ में, दैट इज नथिंग बट इज सॉल्वेंट। तो आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हो, मीन्स अ सॉल्यूट इज एडेड टू दैट सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट, बराबर है? तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दो मिक्सचर बनता है, दैट इज नथिंग बट दी सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन है, दो प्रकार के रह सकते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, बराबर है? हेटेरोजीनियस। तो बेटा होमोजीनियस सॉल्यूशन यानी जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट है, पार्टिकल कंपाउंड्स है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, ये दोनों एक में एक में इस तरीके से घुल जाते हैं कि आप उसको सेपरेट नहीं कर पाते हो, बराबर है? जैसे दूध में पानी का घुल जाना, बराबर है? दूध में पानी का घुल जाना, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज मीन बाय हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन? जैसे सॉल्ट प्लस शुगर करते हो आप, तो सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन, सॉल्ट और शुगर आप देख सकते हो, इसमें इजीली आप शुगर के पार्टिकल्स, क्रिस्टल को आप सेपरेट कर पाओगे सॉल्ट के इसमें से, बराबर है, बाय फिजिकल मीन्स से। तो दैट सॉल्यूशन इज नथिंग बट दी हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा बेसिकली 9 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सॉलिड, बराबर है, सॉलिड, 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 लिक्विड, गैस। अब आप इसमें क्या किए, ये सॉल्यूट है और ये आप सॉल्वेंट लिए, ठीक है? तो देखो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट प्रोड्यूस सॉल्यूशन। तो आपका सॉलिड भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे बाद में। लिक्विड सॉलिड, गैस सॉलिड, तो ऐसे आपको 9 प्रकार के, जैसे देखिए यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, लिक्विड, लिक्विड, बराबर है, लिक्विड। इसमें भी आपको फिर 3 टाइप के और सॉल्यूशन मिलेंगे। कौन सा? फिर से सॉलिड इन लिक्विड, बराबर है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, बराबर है, फिर गैस इन लिक्विड। इज इट क्लियर?
फिर हम क्या करेंगे, गैस, गैस, फिर गैस, फिर क्या करेंगे, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, बराबर है, और गैस इन गैस। तो आपने देखा बेसिकली आप जो देख रहे हो सॉलिड सॉल्यूशन, आपको जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो कितने टाइप के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार के आप सॉल्यूशन को देख सकते हो कि कैसे बनते हैं करके, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करके। तो बेसिकली फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर इनके कॉम्बिनेशन से हम अगर देखते हैं सॉलिड प्लस सॉल्वेंट को, तो आपको 9 प्रकार के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट दी व्हेन सॉलिड डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूशन इज फॉर्म। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से सॉल्यूशन को हम बताएंगे। तो पहले हेडिंग आपका क्लियर हो गया, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मतलब होता है ना बेटा, दैट इज नथिंग बट कॉलिगेट्स का मतलब होता है कलेक्टिव। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, बराबर है। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें बेसिकली सॉलिड प्लस सॉल्वेंट होता है, तो इनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे नंबर 1 होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर को लोअर किस पे होगा, देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर डिजॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वो सॉलिड आपका वोलेटाइल सॉलिड है या नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। वो हम अभी जब पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल में समझ जाएगा। तो सबसे पहले है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारी कलेक्टिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, दैट इज नथिंग बट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। इसका मतलब है यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन की एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बराबर है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो प्रॉपर्टीज है रिगार्डिंग द सॉल्यूशन, दैट ऑल प्रॉपर्टीज आर कलेक्टिवली स्टडीड इन the heading, under the heading colligative properties of solutions. That is nothing but the heading of this chapter is solution and colligative properties. तो आज हमको solution and colligative properties को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा आपको मैंने what is mean by solution बताया है, जो solid plus solvent से बनता है। तो आपकी NCERT किताब में दिया है कि जो solution है वो homogeneous mixture of 2 or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस यानी सॉलिड सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए और सॉल्वेंट सॉलिड के साथ नहीं रिएक्ट होना चाहिए। फिजिकली उसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इंटरैक्शन होता है वही सिर्फ चेंज होना चाहिए, बाकी कोई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सो सॉलिड एंड सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर प्रेजेंट in a smaller amount, that is nothing but the solute, and in a larger amount, that is nothing but the solvent. तो सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट ये होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होता है, बिगर क्वांटिटी में। जैसे कि हम शुगर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर ये कम इसमें होगा, बराबर है, और जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो इससे आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो सॉलिड होता है वो बहुत लेस क्वांटिटी में होता है ना, मिनिमम क्वांटिटी में या लो क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है आपका, हाई क्वांटिटी में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, तो लो क्वांटिटी व्हेन मिक्स्ड विथ इन हाई क्वांटिटी फ्रॉम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट आपका हाई क्वांटिटी में चाहिए कभी भी, यानी सॉल्यूशन में कभी भी सॉल्वेंट ज़्यादा इसमें प्रेजेंट रहेगा और सॉल्यूट कम इसमें प्रेजेंट रहेगा। इज इट क्लियर? फिर है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस in solid solution, solid in liquid solution, liquid in liquid solution, gas in liquid solution, solid in gas, liquid in gas,
गैस इन गैस। अब इन सब का एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जो आपकी किताब में यहाँ पे दिया था। सबसे पहले सॉलिड का एग्जाम्पल है कॉपर इन गोल्ड यानी अलॉय, कॉपर इन गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड इसका मतलब है अलॉय, दैट इज नथिंग बट दी अलॉय। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है सॉलिड इन सॉलिड का। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, जैसे कि आपके इसमें दिया है अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम मेटल, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम मेटल, बराबर है। तो अमलगम जो बोलते हो आप, सोडियम मेटल मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके जो अमलगम बनाता है, उसमें आप देख सकते हो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम मेटल। तो इसमें मर्क्यूरी क्या होता है बेटा, आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, तो यहाँ पे सॉलिड कौन रहेगा, मर्क्यूरी, और आपका सॉल्वेंट कौन रहेगा, सोडियम। इज इट क्लियर, समझ रहे हो क्या। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, दैट इज नथिंग बट लिक्विड इन सॉल्वेंट, सॉलिड में। तो लिक्विड इन सॉलिड, दैट इज नथिंग बट बेस्ट एग्जाम्पल इज अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम मेटल। इसके बाद आपको थर्ड एग्जाम्पल दिया है, गैस आपका सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट आपका सॉलिड इसमें है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया है कि प्यूमिक स्टोन। क्या होता है प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन। तो ये जो प्यूमिक स्टोन होता है ना बेटा, ये आपको पता है उसमें बहुत सारे पोरस होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें एयर जाके ट्रैप हो जाती है, बराबर है, जिससे वो थोड़ा सा लेस डेंस हो जाता है और पानी पे तैरने लगता है। तो दैट प्यूमिक स्टोन इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इज इट अंडरस्टैंड। तो यह पहले 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। बाद में सॉलिड इन लिक्विड टाइप का जो एग्जांपल आपको दिया है वो है शुगर इन वाटर। क्या है, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर यानी शक्कर का पानी में घुलना, दैट इज नथिंग बट दी सॉलिड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद है लिक्विड इन लिक्विड। अब आप लिक्विड इन लिक्विड में जैसे आप बोलते हो ना कि 2 लिक्विड को एक में के साथ मिक्स किया, जैसे मिल्क इन वाटर, बराबर है, या वाटर इन मिल्क, दैट इज नथिंग बट दी लिक्विड इन लिक्विड। आपके किताब में जो एग्जांपल दिया है लिक्विड इन लिक्विड का, वो एग्जांपल है इथेनॉल इन वाटर। आपको पता है अल्कोहल वाटर में घुलता है, दैट इज वाई इथेनॉल इन वाटर, बराबर है ना। जो इथेनॉल है वो पानी में घुलता है, तो ये टाइप्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद है गैस इन लिक्विड। ये आपके कोका कोला की बोतल वगैरह जो होती है ना, उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस जो वाटर में डिजॉल्व होती है, बराबर है। तो दैट एग्जाम्पल इज नथिंग बट दी गैस इन लिक्विड टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया भी है आपके इसमें गैस इन लिक्विड टाइप में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप, दैट इज नथिंग बट दी गैस इन लिक्विड टाइप। इज इट क्लियर। उसके बाद है सॉलिड, ये आपका सॉल्यूट है और गैस आपका सॉल्वेंट है, बराबर है। तो आप जो भी देखते हो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ रहे हैं, तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और जो गैस है वो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर होती है, बराबर है। तो एयर में क्या होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल इधर उधर रैंडमली मूव होते रहते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन के फेज में हो जाते हैं। तो सॉलिड इन गैस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो आयोडीन इन एयर, या फिर सम डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर, या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हो आयोडीन इन एयर। आपको पता है आयोडीन क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये हवा में उड़ सकता है, बराबर है। तो हवा आपका क्या हो गया, जो एयर है वो आपका गैस हो गया, और जो डस्ट पार्टिकल है या आयोडीन है ये सॉलिड हो गया, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड इन गैस के लिए आपके पास एग्जाम्पल दिया है, लिक्विड इन गैस के लिए, हाँ। तो ये आपका एक सेकेंड वाला एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस। तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में रहता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो आप देखते हो कि क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेज में है और वो क्या होता है, गैस फेज में डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज नथिंग बट दी
क्या होता है, सॉलिड सॉल्वेंट टाइप्स ऑफ, मीन्स क्लोरोफॉर्म यहाँ पे सॉलिड है और नाइट्रोजन आपका क्या है, सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर। और बाद में है गैस इन गैस, तो ये तो आपका एयर है। एयर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मोर टाइप्स ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है, नाइट्रोजन, तो ये सब गैसेस का मिक्सचर होता है एयर, तो ये गैस इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विच आई हैव टू गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बराबर है। इसके अलावा आपको कोई और सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं करना है, तो 9 प्रकार के ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपके पास बनते हैं। उसके बाद हम व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हम इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आपको पता है, क्योंकि पेपर 1 के जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर है उनकी लेंथ सबसे ज़्यादा रखी गई है आपके सिलेबस में, और पेपर 1 में 7 ही चैप्टर्स थे, आपको ये भी पता था, क्योंकि पेपर 2 में 9 चैप्टर्स थे, और सबसे ज़्यादा चैप्टर्स पेपर 2 में होने के बावजूद उनकी लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पेपर 1 की है, आपको पता है। और पेपर में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले तो उसमें बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व होती है, तो आप उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, पर हम कितनी जल्दी शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हैं वो देखने का अभी हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है ना, सॉल्वेंट में सॉल्युबल जब रहेगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का। तो व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, solubility is the amount of solute, the amount of solubility of solute is its the solubility of solute, the solubility of solute, ठीक है, the solubility of solute is the amount per unit volume, is the amount per unit volume. Is it clear? Is the amount per unit volume. Solubility of solute is nothing but the amount of per unit volume of saturated solution, of saturated solution, ठीक है। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, मैं सॉल्यूट के बारे में बोल रहा हूँ, इज द अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपका सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी मात्रा में है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन रहा है उसमें आपका सॉल्यूट कितनी मात्रा में है वॉल्यूम के हिसाब से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, बराबर है। इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखिए आपको पेपर में जो मैं एमसीक्यूज में आए हैं वही पोर्शन ज़्यादा ले रहा हूँ। सो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर, क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर डीएम क्यूब लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर, समझ रहे हो क्या। तो ये मोल पर डीएम क्यूब लिखोगे, माइनस लाओगे तो ये हाइफन हट जाएगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर। दिस इज द यूनिट, है ना, विच वी एक्सप्रेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा है तो अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन liquid, factors affecting the solubility, affecting on solubility of solid in liquid, of solid
ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये देखेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट हो रहे हैं? तो नंबर 1 है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेटा ये तो आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हो, जितना आपका सॉल्यूट फाइन पार्टिकल्स में रहेगा, जितना ज़्यादा पिसा हुआ रहेगा, फाइन पार्टिकल्स में रहेगा, उतना वो जल्दी घुल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो शुगर के क्रिस्टल अगर आप लेते हो तो वो शक्कर घुलने में थोड़ी तकलीफ होती है, बराबर है। पर अगर आप उसको पीस देते हो, पाउडर फॉर्म में लाते हो, बराबर है, एमॉर्फस फॉर्म में लाते हो, तो अगर वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो वो पानी में जल्दी घुल जाता है, बराबर है। तो नेचर ऑफ सॉलिड कैसे है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉलिबिलिटी कैसी रहेंगी। अगर आप नेचर ऑफ सॉलिड को बहुत ज़्यादा फाइन लेते हो, पाउडर फॉर्म में लेते हो सॉलिड को, तो वो जल्दी ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगे, बराबर है। उसी प्रकार से सॉल्वेंट का नेचर कैसे है, बराबर है, इसके आधार पर भी आपको क्या मिलता है, सॉल्युबिलिटी कैसी रहेंगी, ये समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिजॉल्व लाइक, इसके लिए हम एक केमिस्ट्री में रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे में घुलेगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये केमिस्ट्री का एक थंब रूल है। केमिस्ट्री में एक थंब रूल है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लाइक डिजॉल्व लाइक के बारे में। आपको पता है बेटा वाटर इज़ ए पोलर कंपाउंड, यानी उसमें पोलैरिटी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होता है और हाइड्रोजन के ऊपर दोनों डेल्टा प्लस प्लस होता है। तो वाटर इज़ ए पोलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर वाटर पोलर है, अगर आप उसको यूज़ करते हो सॉल्वेंट के तौर पर, बराबर है, एज अ सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हो, तो जो आपका सॉल्यूट है वो भी पोलर नेचर का रहेगा, यानी उसके ऊपर भी प्लस माइनस रहेगा, यानी पोलैरिटी रहेगी, तो वो जल्दी उसमें घुलेगा। दैट इज़ नथिंग बट दी पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड, बराबर है, मीन्स पोलर मिक्सड विथ पोलर, हाँ, और सॉल्युबल इन पोलर। हाईली पोलर में मिक्स होगा, वीकली पोलर में मिक्स होगा, बराबर है। नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप देखते हो वाटर में जो डिजॉल्व होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो भी पोलर ही होते हैं। आपने कभी देखा है क्या वाटर में केरोसिन मिल गया? कभी नहीं देखा, क्योंकि केरोसिन आपका क्या है, नॉन पोलर नेचर का है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वाटर ये आपका क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो कभी आपने नहीं देखा कि नॉन पोलर में पोलर मिक्स हुआ है या पोलर में नॉन पोलर मिक्स हुआ है, ये कभी आपने नहीं देखा। पर आपने ये जरूर देखा है पोलर में मिक्स होता है, नॉन पोलर में। जैसे आपने देखा होगा एशियन पेंट वगैरह जो है, पेंट जो होते हैं ना, वो नॉन पोलर होते हैं, तो उसको डिजॉल्व किस में करते हैं बेटा? एक तो थिनर में करते हैं, बराबर है, या फिर आप टर्पेंटाइन लेते हो उसमें करते हैं, या रॉकेल में उसको मिक्स करते हो, तो ये सब नॉन पोलर होते हैं, बराबर। तो नॉन पोलर में मिक्स होगा, हाईली पोलर में मिक्स होगा, वीकली पोलर में मिक्स होगा। तो इसको हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है वैसे इसमें डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, अगर आपका सॉल्यूट हाईली पोलर है तो आपको सॉल्वेंट भी हाईली पोलर लेना पड़ेगा। आपका सॉल्यूट अगर वीकली पोलर है तो आपको सॉल्वेंट भी वीकली पोलर लेना पड़ेगा। आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है तो आपको सॉल्वेंट भी नॉन पोलर लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? तो आप इसमें दोनों प्रकार का इफेक्ट हो सकता है बेटा। एक तो सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। तो किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और किसकी सॉल्युबिलिटी घटती है, उसको आपके स्टेट बोर्ड की किताब में एक ग्राफिकल वे से बताया गया है। उसके जो आउटपुट्स है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होता है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर। यानी अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम ब्रोमाइड इंक्रीजेस
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम ब्रोमाइड का सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ते जाएगा, बराबर है। तो इसके बाद अगर आप क्या करते हो, सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए आप अगर सोडियम सल्फेट लेते हो तो सोडियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए आपके ग्राफ में दिखाया है। आपके टेक्स्ट बुक के किताब में जो ग्राफ दिया है उसमें आप देख सकते हो कि जो सोडियम सल्फेट का जो टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्राफ दिख रहा है वो डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, यानी कैल्शियम क्लोराइड जो वाटर में रहता है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, एंड अमोनियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बराबर है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएंगी। ऐसे आपके टेक्स्ट बुक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है। तो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने देखा होगा, किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, किसी की कम भी हो सकती है। किसकी ज़्यादा होंगी किसकी कम होंगी मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे मैंने आपको बताया सोडियम ब्रोमाइड लेते हो, सोडियम क्लोराइड लेते हो या पोटेशियम क्लोराइड लेते हो तो टेम्परेचर से उसमें उसके सॉल्युबिलिटी में थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उसके जगह पे यानी आपने पोटेशियम नाइट्रेट लिया है या फिर आपने सोडियम नाइट्रेट लिया है या पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ते जाएंगी, बराबर है। अगर आप सोडियम सल्फेट लिए है और आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया है सोडियम सल्फेट लेके तो सॉल्युबिलिटी कम होते जाएंगी। इज इट क्लियर? और अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड लिया है या फिर आपने अमोनियम नाइट्रेट लिया है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ते जाएंगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल आपके किताब में डायग्रामेटिकली यानी ग्राफिकल मेथड से दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से एक बार फिर से स्टडी करना है। तो ये पूछ सकते हैं बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस ऑन, तो ऑप्शन रहेगा इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन बी रहेगा डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी रहेगा कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ द अबव। तो आपको बराबर वहाँ पे बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इज इट क्लियर? तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको अगर क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब बेटा प्रेशर का जो इफेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, सॉलिड और लिक्विड पे उतना नहीं दिखाई देगा, बराबर है। सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में अगर कोई रहती है तो उनके सॉल्युबिलिटी पे आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्जर्व नहीं करना मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर होता है ना वो सॉलिड और लिक्विड फेज पे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड स्टेट सॉल्यूट और लिक्विड स्टेट सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट the pressure increases or decreases. That is nothing but the effect of pressure is not observed in case of solid and liquid, है ना, phase, ठीक है, solubility of solid and liquid। उसके बाद है इसमें आपको एक लॉ दिया था हेनरीज लॉ, बराबर है। सॉल्युबिलिटी के इसमें ही आपको एक हेनरीज लॉ दिया था और वो हेनरीज लॉ क्या है एक बार हम देखेंगे। हेनरीज लॉ इज नथिंग बट डी, आपको दिया था कि एक प्रेशर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर जिसको आप बोलते हो। तो हेनरीज लॉ पहले मैं लिख लेता हूँ, व्हाट इज मीन बाय हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ ये क्या होता है? तो हेनरीज लॉ इज नथिंग बट दी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू के मीन्स सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट होता है के एच पी प्रेशर, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर या आप उसको बोल सकते हो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बराबर है। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो वेयर के एच इज द हेनरीज लॉस कांस्टेंट, बराबर है, के एच इज द हेनरीज लॉस कांस्टेंट एंड व्हाट इज मीन बाय पी? पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस और द solution. So expression is nothing but the S is equal to KH into P. So that is nothing but the Henry's law. Means solubility is directly related or directly related to pressure of the gas of the solution. ठीक है, तो गैस के लिए हेनरीज लॉ ये है। ठीक
ठीक है। उसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था देयर आर बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फ्रीजिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग या फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो एक एक करके देखेंगे। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट मेक्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नॉट इन एनी वे ऑन द साइज ऑफ केमिकल नेचर, यानी वो किसी भी केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ द पार्टिकल क्या है वगैरह वगैरह, इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो